विक्राम किड्स जोन को सब्सक्राइब करें और घिसी पिटी खबरों को सुने एक मजेदार कहानियों में। अवतार ले सकते हैं बल्कि देश की ताकत भी जताते हैं। काला सागर बेड़े का प्रमुख प्रोजेक्ट 1164 मॉस्को मिसाइल क्रूजर वैसा ही एक जहाज है। militaryarms.ru। यूक्रेन के ओडेसा और निकोलेव के बीच समुद्र तट के पास कहीं। बर्ड इन पोजीशन सर। 13 अप्रैल 2022 8:34 पूर्वी यूरोपीय गर्मी का समय। यूक्रेनी वायु कमान ओडेसा। अल्फा O9 बर्ड पोजीशन में है। 1 मिनट 38 सेकंड के विजुअल मिलेंगे। सैटेलाइट फीड कनेक्ट करें। सैटेलाइट फीड कनेक्टेड। उपग्रह से मिले इमेज के मुताबिक क्लाउड पेनिट्रेटिंग सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) ने निर्णय किया कि टारगेट ओडेसा के दक्षिण में 80 समुद्री मील 150 किलोमीटर पर था। यूक्रेनियन तट से 60-65 समुद्री मील दूर। रिमोट बर्ड के साथ GPS लॉक किया जाए। लॉक कर लिया सर। कमांडर, क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? जी सर, तैयार हैं। यूक्रेनी नौसेना बल के कमांडर रियर एडमिरल ओलेस्की नेज़-पापा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठा रहे थे। सबसोनिक नेपच्यून R-360 एंटी शिप मिसाइलों को अब अपने टारगेट तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का वक्त लगता। हमले से ठीक एक दिन पहले तुर्की में कीव और मॉस्को के बीच शांति वार्ता का हुआ था डेड एंड। यूक्रेनियों को एक कोने में धकेला गया था और उन्हें एक मजबूत जवाब देने की जरूरत थी। एक जवाब तो दिया था पिछले महीने यूक्रेन लैंडिंग शिप ने सेरटोव को सफलतापूर्वक डुबाकर कब्जा की गई बर्डियांस्क बंदरगाह अजोव दरिया में, जिसने शायद उन्हें हिम्मत दी कि वो एक और ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य को निशाना बनाए। विशाल जहाज मॉस्कोवा ने हाल ही में स्नेक आइलैंड पर 13 सदस्यीय यूक्रेनियन गैरिसन की लाचार सेना को धमकाया था, खुद को सरेंडर करो वरना मारे जाओगे। और हालांकि उनका करारा जवाब पूरी दुनिया में फैल गया, रूसी जाओ अपने। उन्होंने बिना लड़ाई अपने आप को सरेंडर कर दिया। यूक्रेन उस विशाल जहाज को किसी भी तरह से काबू में लाने की सोच में था जब उनमें से किसी एक ने देखा, मैं पिछले 3 हफ्तों से मॉस्को को ट्रैक कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि हमारी मिसाइल उसे मार सकेगी अगर हम उन्हें अचरज में डाल दें। यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल खुद बनाई थी, सोवियत संघ की कुल 200 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज वाली KH-35 मिसाइल को सुधार के, जिससे R-360 नेपच्यून ट्रक से फायर की जा सकती थी और इसकी स्ट्राइक रेंज बढ़ाकर 300 किलोमीटर कर दी गई। दूसरी ओर था मॉस्को, रूसी काला सागर नौसेना का प्रमुख युद्धपोत, जो 3 बनाए गए विशाल जहाजों में से एक था। उसका काम था कि वो अन्य सभी रूसी जहाजों को एंटी एयरक्राफ्ट कवर दे और लड़ाकू विमान जो यूक्रेन पर हमला करें उसे भी सुरक्षा दे। पहली बार इसे 1983 में समुद्र में भेजा गया, पर फिर उसे एक दशक 1990 से 2000 तक सेवा से हटा दिया गया था। पर एक बार और उसे वापस लाया गया क्राइमिया पर कब्जा पाने के लिए, जहां उसे रखा गया सेवास्टोपोल में जब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी यूक्रेन से आक्रमण के लिए। सेवास्टोपोल में जब जहाज था तब 2020 में रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के परम पुजारी ने शिप पर एक धार्मिक समारोह आयोजित किया। मैं इस परंपरा के साथ मॉस्कोवा के चैपल में द टू क्रॉस का एक टुकड़ा रख रहा हूँ, जहाँ ये हमेशा के लिए रहेगा। टू क्रॉस एक अनोखा पवित्र चिन्ह है जो ईसाइयों के लिए मायने रखता है और मानने वालों के मुताबिक ये वही क्रॉस का हिस्सा है जिस पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। शायद अपनी अजयता पर भरोसा और अंधविश्वास अपनी क्षमताओं में, जैसे एक 3 स्तरीय रक्षा प्रणाली, दूरी की, मध्यम श्रेणी और नजदीकी ताकत, जिससे वो कम से कम 30 या ज्यादा खतरों को एक साथ संभाल सकता। उसे लापरवाह कर डाला और बिना 300 किलोमीटर के सिक्योरिटी क्षेत्र को सुरक्षित किए वो समुद्र तट के करीब मंडरा रहा था, ये सोचकर कि जहाज के पास 2 अलग-अलग तरह के खतरों के लिए अलग-अलग रक्षा सिस्टम थे। ड्रोन का मुकाबला करने के लिए लंबी दूरी की SAN-6 क्रम्बल S-300F मिसाइलें और 2 बैरल वाली AK-130 गन जो किसी भी खतरे से निपटने के काबिल थी। अगर रक्षा की पहली 2 परतों का उल्लंघन होता तो थी AK-630 CIWS करीब हथियार प्रणाली, जो प्रति मिनट 5000 राउंड गोला बारूद फायर कर सकती थी। लेकिन यूक्रेन की ताकत थी सरप्राइज।
और कुछ अंदरूनी खबर जिसने स्ट्राइक करने का ये सही वक्त बना दिया। जहाज की विद्युत प्रणालियों की मरम्मत चल रही थी, मुख्य रडार पुराने हो चुके थे, संभवतः कुछ सेंसरों को भी टेम्पररी बंद कर दिया गया था। इसके अलावा इटली का एक अमेरिकी नौसेना P-8A पोसाइडन समुद्री निगरानी विमान काला सागर के ऊपर गश्त मार रहा था, जो कि यूक्रेन को रूसी जहाजों के हमले से बचाने में मदद करने के लिए खुफिया जानकारी साझा कर रहा था। जबकि यूक्रेन के पास थी आसमानी आंखें टर्किश बायकटार TB2 ड्रोन, जो कि गुंजाइश है वहां थी मिसाइल को ज्यादा सटीक टारगेट कर गाइड करने के लिए, और पंग जहाज की तस्वीरें खींचने के लिए, जिसे मिलिट्री भाषा में पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट PSDA कहा जाता है। हालांकि उसने मॉस्को से अपनी दूरी बनाए रखी ताकि उसकी लोकेशन पता न चले, क्योंकि ठीक इसके 3 दिन पहले 10 अप्रैल के रोज रूसी युद्धपोत एडमिरल एसन ने क्रीमिया तट के पास एक ऐसे ही यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया था। जिस दिन मॉस्को पर हमला हुआ, उस दिन 43 वर्षीय कमांडिंग ऑफिसर फर्स्ट रैंक कैप्टन एंटोन कोप्रिन ने अपने निजी कैबिन में खाना बस खत्म ही किया था, जब उन्हें जोर से फुफकारने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद 1-2 धमाके हुए। थाली में मीठे को बिना हाथ लगाए वे दरवाजे की ओर भागे। निकले तो देखा कि जहाज के सामने वाला भाग बो और पोर्ट से बाईं तरफ से धुआं निकल रहा था। तुरंत उन्होंने मदद के लिए रेडियो किया। मॉस्को पर हमला हुआ है, रिपीट, हमला हुआ है। ज्यादा नुकसान बिजली ढांचे में है और समुद्र के पास छेद नजर आ रहे हैं। बाहर फायर फाइटिंग क्रू ने फायर होसेस खोलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। ये बारूद ढेर के पास है, आग को जल्दी बुझाना होगा। हालांकि मिसाइलें जो शिप डेक के ठीक नीचे घुसी थी, शायद वहां पड़े P-1000 बल्कन मिसाइलों को पंचर किया होगा, जिसके अंदर से निकला तेल और पास में ईंधन टाकों के भंडार से बहते हुए तेल ने आग को और भड़काया होगा, जिसने जल्द ही ऊपर डेक पर पहुंचकर उसे पूरी तरह से घेर लिया होगा और अपने ही गोला बारूद के एक जबरदस्त विस्फोट के साथ मॉस्को को चीड़ फाड़ कर फर्स्ट रैंक कप्तान एंटोन कोप्रिन को भी मार डाला। यूक्रेन के मिशन कंट्रोल रूम के स्क्रीन पर विस्फोट की आवाज तक नहीं आई, पर बारूद के ढेर पर दिवाली जैसे विस्फोट ने आतिशबाजी से रात के आसमान को रोशनी से भर दिया। जहाज पर 510 चालक दल ज्यादातर नए थे और मौत के डर से हड़बड़ाकर समुद्र में कूदने लगे। सवाल ये था कि कैसे एक जटिल रक्षा प्रणाली जो 3 से 4 मिनट की रडार डिटेक्शन चेतावनी पर आने वाली मिसाइलों को रोकने के काबिल है, नेपच्यून मिसाइल का पता नहीं लगाया, जबकि वो लगभग 8 मिनट तक हवा में थी। हालांकि तब भी मॉस्को कई नेपच्यून मिसाइलों का हमला रोक सकता था, उसके बड़े डिस्प्लेसमेंट के कारण। तो ये कैसे हुआ कि सिर्फ 2 मिसाइलों ने मॉस्को को डुबो डाला? क्या ये ऑपरेटर की थकान या गलत ट्रेनिंग का मामला था? क्योंकि जहाज के रडार या तो आने वाली मिसाइलों का पता लगाने में नाकाम रहे या खतरे का पता लगाने के लिए तैयार नहीं थे। इसका भी कोई सबूत नहीं कि चालक दल ने सुरक्षा प्रणालियों को सक्रिय किया या कभी अपनी बड़ी रक्षा क्षमताओं का इस्तेमाल भी किया। ना तो S-300F, ना ही 9 के 33 OSA सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल, ना ही चेफ या डिकॉय, इलेक्ट्रॉनिक जैपिंग या यहाँ तक कि आखिरी खाई AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम। रूस का दावा है कि 67 अधिकारियों सहित 510 में से सिर्फ 1 मारा गया, 27 लापता हुए और 396 को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन स्वतंत्र रूसी अखबार नोवाया गैजेटा यूरोप ने बताया कि डूबने के समय 40 नाविक मारे गए थे। आंखों देखी सूचना के अनुसार करीब 200 घायल नाविकों का बताया गया कि क्रीमिया के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालांकि रूस के अंदर रूसी समाचार मीडिया और टेलीविजन पर डूबने की सूचना दी गई, मगर जहाज का डूबना तूफानी समुद्र के कारण बताया गया। बचाव जहाज कोमुना 110 सालों के बाद भी सेवा में सबसे पुराना सक्रिय ड्यूटी नौसेना जहाज AS-28 पनडुब्बी के साथ रूसी नौसेना द्वारा भेजे गए 5 से 7 जहाजों में से एक था, जिसने खोज निकाला इंस्क्रिप्शन सामग्री, हथियार, निकायों और बाकी संवेदनशील सामग्री, जिसमें विदेशी देशों की दिलचस्पी हो सकती है। क्योंकि मॉस्को बिना टूटे डूबा, इसलिए इतने बड़े जहाज को ऊपर ले आना मुनासिब नहीं समझा गया। एक दिन बाद 15 अप्रैल की सुबह रूस ने कीव के उसी मिसाइल कारखाने पर हमला किया जिसने नेपच्यून मिसाइल बनाया था।